हेलो वीवर्स। तो बात चल रही थी जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया में भी हम बात कर रहे थे प्री मेडिकेशन, यानी कि प्री मेडिकेशन में मैं आपको बता रही थी अबाउट क्लोनिडिन। क्लोनिडिन जो है वो एक ड्रग है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट से बिलोंग करती है। ये जनरली इसका एक्शन क्या है, ये क्या करती है, जो भी हम इंडक्शन ड्रग लाइक जो भी यूज़ करेंगे, प्रोपोफॉल यूज़ करेंगे या फिर सोडियम फेंटेनाइल जो भी यूज़ करते हैं, सोडियम थायोफेंटल, इनमें से कोई भी अगर ड्रग यूज़ करेंगे तो उनका इंडक्शन की जो डोज होती है उसको ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। जो नॉर्मल डोज जितनी हमें चाहिए होती है उससे कम की ज़रूरत पड़ती है अगर हम क्लोनिडिन को यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफ सिवरिंग वगैरह होती है उसको ये कम करती है, नोज़िया वोमिटिंग के इफ़ेक्ट को कम करती है, और पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ठीक है, तो अगर मान लो अगर हम इसे ओरली देते हैं तो ये जनरली अबाउट 30 to 45 मिनट्स के अंदर एक्ट करती है। तो प्री मेडिकेशन में सबसे पहले अब मैंने बात की अबाउट क्लोनिडिन। नेक्स्ट है मिडाज, जिसको हम सेडेट वगैरह करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए एंटी एंजाइटी के रूप में हम यूज़ करते हैं। लेकिन मिडाज की तरह ही एक ड्रग और है जिसका नाम है मेलेटोनिन, ठीक है। तो कुछ जगह पे जनरली मिडाज ही यूज होती है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होती है, मेलेटोनिन भी यूज़ की जाती है। मेलेटोनिन का जो एक्शन है वो मिडाज से अच्छा बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि मेलेटोनिन जो है वो प्रोपोफॉल और सोडियम थायोफेंटेनल की डोज को तो कम करता ही करता है, इसके अलावा इसका एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट भी होता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट इसके होते हैं। अच्छा, क्लोनिडिन की अगर मैं बात करूँ तो क्लोनिडिन के तो साइड इफेक्ट बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेडिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर भी जा सकता है। इसकी ये साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्लोनिडिन, नेक्स्ट मिडाज या फिर मेलेटोनिन। थर्ड अगर हम जैसे एंटी एमिटिक ड्रग के रूप में मैंने बताया था, अलग से जो मेनली ओटी के अंदर यूज़ किया जाता है उसको ओंडेम वगैरह यूज़ किया जाता है। और अगर मान लो किसी पेशेंट को डीवीटी की प्रॉब्लम है तो उसके अंदर प्री मेडिकेशन के रूप में हम सबक्यूट हिपैरिन की डोज भी उससे पहले देंगे ही देंगे, सर्जरी से पहले, ठीक है। ये कंपलसरी होता है। इसके अलावा ओपियोड्स के अंदर हम जनरली फेंटेनाइल वगैरह यूज़ करते हैं। मोर्फिन की जगह फेंटेनाइल ड्रग ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब अगर मैं बात करूँगी कि अबाउट स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया। स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया आई थिंक शायद मैंने पहले वीडियोस में बता भी चुकी हूँ मैं लोकल एनेस्थीसिया में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेनली वो जनरल एनेस्थीसिया से ही रिलेटेड होती हैं तो इसलिए मैं एक बार उनको फर्दर रिपीट करने की कोशिश करूँगी। तो स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया और जनरल एनेस्थीसिया ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो 5 नंबर में आता ही आता है, वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है, और ये आप पर्टिकुलरली नोट डाउन भी कर सकते हैं जब भी आप ओटी के अंदर हैं और आपको पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इनमें से कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो जनरल एनेस्थेटिक आपको यूज़ करता हुआ दिखता है, तो आप पहचान सकते हैं। तो पहली जो स्टेज होती है वो स्टेज ऑफ इंडक्शन। स्टेज ऑफ इंडक्शन का मतलब होता है कि जिस टाइम पेशेंट को इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो वो जो स्टेज होती है उस स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, लेकिन पेशेंट जो है वो ऑन कन्वर्जेशन रहता है, ठीक है। कम्प्लीटली डिप्रेस नहीं होता है पेशेंट। तो इसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट जो आपका कन्वर्जेशन करेगा, लेकिन जनरली जो है वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में रहता है, ठीक है। जो भी ड्रग दी जाती है आपको, ड्रग मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ये जो इंडक्शन जो फेज होती है, ये कोई भी ड्रग अगर हम यूज़ करते हैं, कोई मान लो प्रोपोफॉल वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं, तो ये स्टेज जनरली उसका जो एक्शन होता है वो 5 से 10 मिनट का ही होता है। उसके बाद हम उसको पर्टिकुलरली मेनटेन करने के लिए या तो इनहेल ड्रग देंगे या फिर फर्दर उसकी डोज रिपीट करते हैं। तो ये थी फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो वीरस एक्टिविटी करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर ही पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, नोजिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज होता है, और रेस्पिरेटरी रेट जो होता है हार्ट रेट होता है और रेस्पिरेटरी रेट होता है वो इंक्रीज डिक्रीज मतलब इरेगुलर हो सकता है, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की अगर प्यूपिल्स, देखो आपने देखा होगा कि एनेस्थेटिक के हाथ में टॉर्च होती है तो बार बार वो आंखों की साइड भी सिग्नल्स चेक करता है। तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा कि प्यूपिल्स जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स पेशेंट जो है वो सेकंड स्टेज में जा चुका है। थर्ड जो स्टेज होती है उसी स्टेज को सर्जिकल स्टेज भी कहा जाता है। इसी स्टेज के अंदर जनरली प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी एनेस्थेटिक सर्जन को ये बोलता है कि अब आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले वो कुछ चेक करता है, ठीक है।
वो मतलब सिग्नल्स, प्यूपिल्स वगैरह, कॉर्निया वगैरह, ये सब सारी चीज़ें चेक करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी जनरली 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो आई जो होगी हमारी, वो सबसे पहले रोल ऑन करेगी, रोल ऑन करके फिर एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये एनेस्थीसिया का कैसे कैसे इफेक्ट होता आ रहा है और हम उस चीज़ को कैसे समझेंगे, वो सिम्टम्स बता रही हूँ मैं। सबसे पहले उसमें क्या होगा, जैसे थर्ड स्टेज आएगी, आई रोल ऑन होके स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस हैं या फिर जो हमारे कॉर्निया है, वो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो लॉस हो जाएंगे। जैसे लाइट्स वगैरह से हम देखेंगे तो वो रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। इसके अलावा प्यूपिल जो होगा वो हमारा डायलेट होगा ही होगा, ठीक है, हम देखेंगे तो। और इसके अलावा लास्ट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इंटरकोस्टल जो रेस्पिरेशन होता है वो पैरालाइज हो जाता है, सैलोइंग रेस्पिरेशन होगी एब्डोमिनल। तो ये भी हमारा अलग से दिखता है पेशेंट के अंदर, अगर हम देखेंगे तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इसी में जब वो रिफ्लेक्सेस, जैसे आई की प्यूपिल का, कॉर्निया का रिफ्लेक्सेस जब स्ट्रोक हो जाता है तो उस टाइम में एनेस्थेटिक्स को कंफर्म हो जाता है कि अब पेशेंट जो है वो इस स्टेज में है कि इसके ऊपर प्रोसीजर किया जा सकता है। तो वो सर्जन को अलाउ करता है प्रोसीजर करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है ओवरडोज स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जनरली डोज जो होती है वो अगर हमारी ज़्यादा दी गई है नॉर्मल प्रोसीजर से, या फिर मान लो अगर पेशेंट ने प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री नहीं दी है, ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन के हिसाब से अगर डोज दी गई है लेकिन उसको पहले ही कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, हाइपरटेंसिव कोई भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो उसके ऊपर या तो ओवर इफेक्ट हो गया है या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो हमारी ये जनरली ये स्टेज कैरी आउट होती है। इसके अंदर क्या होता है, या तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और अगर मान लो डोज की वजह से ही अगर प्रॉब्लम हुई है तो पेशेंट की जो ब्रेन स्टेम है या फिर मेडुला जो पोर्शन है ब्रेन का, तो वो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है। तो ये तो था अबाउट स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया और प्री मेडिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया और जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल एक्सपेक्ट। तो क्लिनिकल एक्सपेक्ट क्या होता है, तो स्टेजेस की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो मैंने आपको एक टर्म यूज़ किया इंडक्शन, ठीक है, कि पेशेंट को इंड्यूस करना। आपने ओटी में भी ये जनरली सुना होगा कि पेशेंट को इंड्यूस कीजिए, ठीक है, अगर मान लो जनरल एनेस्थीसिया अगर हम दे रहे हैं तो इंड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है। मैंने आपको मेनली, वैसे ड्रग्स काफ़ी हैं लेकिन मेनली जो है वो 2 ड्रग ही जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ प्रोपोफोल, नेक्स्ट इज़ सोडियम थायोपेंटेनल। कीटामाइन वगैरह भी मतलब इसके अंदर आता है, लेकिन जनरली ये 2 ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोपोफोल में आपका क्या होगा कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंजेक्शन होता है उसका जनरली जो एक्टिंग होता है वो 5 से 10 मिनट तक ही होता है। उसके बाद अगर हमें मेनटेन करने के लिए फर्दर कोई एनेस्थेटिक ड्रग यूज चाहिए होता है। तो प्रोपोफोल का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो विद इन 10 to 20 सेकेंड आफ्टर इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सीक्वेंस की, हम सीक्वेंस क्या रखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा पेशेंट को जैसे ही अंदर लिया जाता है तो ऑक्सीजन से पेशेंट के लंग्स को फील किया जाता है ताकि एपनिया की स्टेज जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम मेंटेन कर सकें। उसके बाद क्या लेकिन ये जो ऑक्सीजन होती है ये ध्यान रखा जाता है कि ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको अल्टर ना करे, ठीक है, उसको हैम्पर ना करे, जो नॉर्मल लेवल होता है वही लेवल रहे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन पेशेंट को पर्टिकुलर एक लेवल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनाल्जेसिया वगैरह के लिए हम ओपियोइड्स यूज़ करेंगे। ओपियोइड्स जैसे कि जनरली जो यूज़ किया जाता है, जैसे फेंटेनाइल मैंने बताया था, ठीक है, वो ओपियोइड्स पेशेंट को दिया जाएगा। इस नेक्स्ट पेशेंट को सिडाइट करने के लिए, रिलैक्स एंटी एंजाइटी की स्टेज लाने के लिए हम मिडाजोलम यूज़ करते हैं, मिडाज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंड्यूस पेशेंट को किस लिए यूज़ किया, इंड्यूस करने के लिए हम जनरली प्रोपोफोल या फिर सोडियम थायोपेंटेनल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम देखो इंडक्शन किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि आईवी ही किया जाता है। इसको हम आईवी के तौर पे भी दे सकते हैं, आईएम के तौर के ऊपर भी दे सकते हैं, इनहेल्ड भी करा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि आईवी की फॉर्म में अगर दिया जाता है तो उसका एक्शन जल्दी होता है, ठीक है, और अच्छा भी माना गया है, ठीक है, क्योंकि आईवी की फॉर्म में अगर दिया जाएगा तो विद इन, मैंने बताया था 10 to 20 सेकेंड वो अपना
एक्शन दिखाता है। तो इसलिए जनरल एनेस्थीसिया में हम इसको जनरली आईवी रूट से ही देते हैं, ठीक है। आईवी रूट से देने के बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन जैसे ही हमने प्रोपोफॉल दिया तो उसके जस्ट बाद आपने देखा होगा कि इंजेक्शन देने के जस्ट बाद ही एनेस्थेटिक बहुत ही जल्दी में आपको इंट्यूबेट करता है, ठीक है, ईटी ट्यूब डालता है, क्योंकि उसी ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि हमने मसल रिलैक्सेशन दे दिया, हमने सीडेट कर दिया और हमने एनाल्जेसिस हम दे चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो 5 से 7 मिनट का जो टाइमिंग होता है उसी केस में आपको पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है, ईटी वगैरह अंदर डाला जाता है, पूरा मास्क वगैरह के साथ, लेंजर मास्क वगैरह के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर और जो 2 सिलेंडर आपने जनरली देखेंगे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक नाइट्रोजन का सिलेंडर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसके अंदर होती है, तो उससे उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ताकि किस लिए कनेक्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक्शन 5 से 10 मिनट के लिए ही रहता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच बीच में पंपिंग होती रहती है। तो वो पंपिंग किस लिए होती है, ताकि पेशेंट को प्रॉपर एक ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रस ऑक्साइड ही फर्दर फिर मेंटेनेंस का काम करती है, ठीक है, कि फर्दर जितनी देर तक आपकी सर्जरी चलती है वो आप पेशेंट को जो है वो एक एनेस्थेटिक ड्रग की तरह ही काम करती है। तो इन दोनों का मिक्सचर पेशेंट को जनरली दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग। अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि बीच बीच में जो भी आपने इंडक्शन ड्रग यूज़ किया है तो प्रोपोफॉल की डोज बीच में रिपीट भी की जा सकती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये तो था अबाउट प्रोसीजर। इसके बीच में हमें जो जनरली ध्यान रखने की बात होती है, जब भी हम ड्रग देते हैं तो मॉनिटर साथ में होता ही होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हमने ड्रग दे दिया, पेशेंट को इंड्यूस कर दिया, सर्जरी चल रही है और हम आराम से बस वो पंपिंग कर रहे हैं और आराम से खड़े, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है अबाउट पेशेंट का हार्ट रेट क्या है, पेशेंट की पल्स कैसे चल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल जो है नॉर्मल है या नहीं है, हार्ट रेट की जैसे ईसीजी वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉनिटरिंग में सब होता है, कहीं इस्चीमिया वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, स्टार्ट तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, हाइपोक्सीमिया वगैरह की कंडीशन तो पेशेंट के साथ नहीं हो रही है, SpO2 लेवल वगैरह हम साथ के साथ चेक करते रहेंगे, 10 बीपी की प्रॉब्लम, बीपी जो हम साथ के साथ में देखेंगे, कहीं हाइपरटेंशन में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें साथ के साथ मॉनिटर करनी होती है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमें जब ये हो जाता है कि अब हमें सर्जरी स्टॉप करनी है, ठीक है, विद इन 20 मिनट्स और 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है कि हम अपना रिवर्सिबल इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स जो भी हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो धीरे धीरे उनकी अमाउंट कम की जाती है और धीरे धीरे उनको रिवर्स किया जाता है। इसके अंदर जनरली ये देखा गया है कि पेशेंट जो है अबाउट 30 मिनट्स दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो था ऑल अबाउट जनरल एनेस्थीसिया। इसमें मेनली मैंने प्रोसीजर और जो कुछ एक पॉइंट्स थे उन वही आपको बताएं, क्योंकि जो बाकी जो भी चीज़ें हैं कि इंडिकेशंस क्या होंगे, ठीक है, ये सब आपको वही मतलब नॉर्मल उसमें ही होता है कि किस में हम दे सकते हैं किस में नहीं दे सकते। ये सबको पता है कि पेशेंट मान लो कहीं स्पाइनल की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफॉर्मिटी है, लेकिन अगर उसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई उसको रेस्पिरेटरी इशू नहीं है, तो उसमें हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अपर जो जितनी भी सर्जरी होती है उनमें ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, जैसे अडल्ट के अंदर मैंने बताया कि प्रोपोफॉल या सोडियम थायोफेंटेनाइल यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों के अंदर जनरली जो ड्रग यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इन्हेलेशन ड्रग जनरली यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चों के लिए इरिटेटिंग ना हो, ठीक है। तो उसमें जनरली जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसका नाम है सेवोफ्लोरिन। सो इट इज़ ऑल अबाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिगार्डिंग क्यूरी हो या फिर अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो छूट गई है मुझे बतानी चाहिए थी, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।